आज से हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का कॉल कैसे कैसे होता है हम वो चीज़ देखने जा रहे हैं। ठीक है। और जो है आपको एक बात बता दूं कि इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर सवाल हाइब्रिड इनहेरिटेंस के ही कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो या फिर कंस्ट्रक्टर कॉल इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्टर कॉल इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे एक प्रोग्राम के मदद से। तो हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है बोर्ड पे, उसमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा है। हमारे प्रोग्राम में टोटल 5 क्लास है, ए बी सी डी ई। टोटल 5 क्लास है, ए बी सी डी ई। ठीक है, डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ई जो है चाइल्ड क्लास है, यानी सबसे लो क्लास है, मतलब सबसे नीचे यही है, इससे कोई इनहेरिट नहीं कर रहा है। तो ई जो है अपना चाइल्ड क्लास है। ई जो है 2 क्लास से इनहेरिट कर रहा है, डी से और सी से। ठीक है, तो डी और सी जो हो गए वो ई के पेरेंट हो गए। तो ई चाइल्ड क्लास हो गया, डी और सी पेरेंट क्लास हो गए। अब देखिए डी जो है इनहेरिट कर रहा है ए से, तो डी जो है इनहेरिट कर रहा है ए से, तो ई का ग्रैंड पेरेंट हो गया कौन? ए। ठीक है, ई का पेरेंट है डी और डी का पेरेंट है ए, तो ई का ए क्या होगा? ग्रैंड पेरेंट हो गया। ठीक है, अब ई का एक और पेरेंट है सी। ठीक है, और सी का भी पेरेंट है कौन कौन? ए और बी। तो ई का एक नया ग्रैंड पेरेंट भी हो गया कौन? बी। ए तो पहले से था ही। तो आप देख लीजिए कि ई हो गया चाइल्ड क्लास और ई के पेरेंट हो गए डी और सी। सी के पेरेंट हैं बी और ए, यानी कि ई के ग्रैंड पेरेंट हो गए बी और ए। डी के पेरेंट हैं ए, यानी कि ई के ग्रैंड पेरेंट हो गए ए। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जब ई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास ई का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, E1 मान लीजिए, तो सारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ई का तो कॉल होगा ही, डी का भी कॉल होगा, सी का भी कॉल होगा, बी का भी कॉल होगा, ए का भी कॉल होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको एक चीज और पता है कि ई का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल होने से पहले इनके जो पेरेंट हैं ए बी, इनके कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ये नियम पहला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कंस्ट्रक्टर कॉल? सबसे टॉप यानी दादाजी का कॉल होता है, फिर पेरेंट का, लास्ट में चाइल्ड का। दादाजी का, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का। पहला रूल तो आपको पता है। लेकिन हमारे पास 2-2 दादाजी हैं, है कि नहीं? ई के 2-2 दादाजी हैं, तो पहले किसका कॉल होगा? वही सब देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो पहला रूल आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा टॉप से कॉल होगा, ग्रैंड पेरेंट से कॉल होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने ई का ऑब्जेक्ट बनाया, ई का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम है E1। ठीक है, अब देखिए ई क्लास जो है 2 क्लास से इनहेरिट कर रहा है, डी से और सी से। ठीक है, सी जो है वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, सी का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ई जो है 2 क्लास से इनहेरिट कर रहा है, डी से और सी से। सी का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो आपको पता है कि जिसका वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा होगा उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो ई जो है सबसे पहले सी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बाद किसका? डी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। इतना याद रखिए। अभी ई का कंस्ट्रक्टर चला नहीं है, ई का कंस्ट्रक्टर तो सबसे आखिरी में चलेगा। ई जो है सबसे पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और पेरेंट इसके पास 2 हैं, तो कौन सा पेरेंट को कॉल करेगा पहले? जो वर्चुअल है। ठीक है, जो वर्चुअल है, तो सी वर्चुअल है, तो सबसे पहले सी को कॉल करेगा, फिर डी को कॉल करेगा। तो चलिए सी को कॉल करने गया, आइए क्लास सी के पास। क्लास सी के पास हम आ गए। अब देखिए सी का कंस्ट्रक्टर कॉल तो होता, लेकिन सी के भी 2-2 पेरेंट हैं, बी और ए। तो सबसे पहले सी के पेरेंट कॉल होंगे, सबसे पहले सी के पेरेंट कॉल लेंगे। और सी के कौन से पेरेंट पहले कॉल होंगे? सी के भी 2-2 पेरेंट हैं, तो जो
सबसे पहले लिखा होता है लेफ्ट मोस्ट जो होता है वो वाला कॉल होगा। तो सबसे पहले बी का कॉल होगा, उसके बाद ए का, फिर ए का कॉल करेगा। तो चलिए बी के पास चलते हैं। बी के पास आ गए, बी का कोई पेरेंट नहीं है, तो बी का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा। तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है, सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, याद रखिएगा। बी का कंस्ट्रक्टर चल गया, उसके बाद क्या होगा, ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करने जाएगा। ए के भी कोई पेरेंट नहीं है, तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है, ए का भी कंस्ट्रक्टर चल गया। तो देखिए सी, अब क्या होगा, सी खुद चलेगा। पहले अपने पेरेंट को कॉल कर लिया, बी को, ए को, इसने सारे पेरेंट को निपटा दिया, अब ये खुद कॉल होगा, उसके बाद सी कॉल होगा, ठीक है। तो उसके बाद सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो यहां हमारा काम खत्म हो गया, सी का काम खत्म। सी ने अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, पहले बी को क्योंकि पहले बी इनहेरिट हो रहा है, उसके बाद ए को क्योंकि उसके बाद ए इनहेरिट हो रहा है, तो बी का कॉल पहले, फिर ए का, फिर आखिरी में ये खुद चल गया, तो चल गया सी का काम खत्म। अब आ जाइए, सी को कॉल किसने किया था, मतलब सी को इनहेरिट कर कौन रहा था, ई क्लास इनहेरिट कर रहा था। जी हाँ, ई क्लास इनहेरिट कर रहा था। तो देखिए इसने सी को कॉल किया, सी का सारा कॉल हो गया अपने पास। अब किसको कॉल करेगा, अब डी को कॉल करेगा। अब करेगा कॉल किसको, डी को। तो चलते हैं डी के पास, डी के पास चलिए। डी भी इनहेरिट कर रहा है किसको, ए को, तो डी खुद चलने से पहले अपने पेरेंट को कॉल करेगा। तो ए के पास आइए, ए किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो ए का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो चलेगा चौथे नंबर पे ए का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर डी का कंस्ट्रक्टर, खुद का कंस्ट्रक्टर चलेगा ना डी का। तो देखिए सी का चल गया, कॉल किया तो पूरा काम हो गया, फिर डी का भी पूरा काम हो गया, अब खुद ई का चलेगा, आखिरी में ई का चलेगा, तो लास्ट में ई का चलेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल का सीक्वेंस क्या होगा बोलिए, इस तरह से चलेगा कंस्ट्रक्टर, बी, उसके बाद ए, फिर सी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, इस तरह से चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप चाइल्ड क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा E1, ठीक है, तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ए का, फिर सी का, एक बार फिर से ए का, फिर डी का, फिर ई का। ए का दो बार क्यों चल रहा है, क्योंकि ई के दो पेरेंट हैं डी और सी, और दोनों के पेरेंट हैं ए, दोनों के पेरेंट हैं ए। तो एक बार डी के कारण ए चलेगा, एक बार सी के कारण ए चलेगा, इसलिए ए दो बार चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा E1 तो यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे देखेगा कि ई जो अपना क्लास है, ठीक है, ये इनहेरिट कर रहा है दो और क्लास को, डी को और सी को, और सी को वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है। तो ई का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले सी के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। कॉल जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब जाएगा, वहां जाएगा, ठीक है, सी के पास जाएगा पहले, क्यों, क्योंकि सी का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, फिर डी के पास जाएगा, ठीक है, उसके बाद ई का कंस्ट्रक्टर आखिरी में चलेगा, ठीक है। तो सी के पास जब हम चले तो हमने क्या देखा कि सी खुद इनहेरिट कर रहा है दो क्लास को, बी को और ए को। सबसे पहले बी को इनहेरिट कर रहा है, तो ये खुद जो है पहले बी के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, ये खुद नहीं चलेगा, पहले बी के चलाएगा, बी के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, फिर ए के कंस्ट्रक्टर को, फिर खुद चलेगा। तो चलिए बी के पास। अब देखिए बी किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है, यानी कि अब ये जो है किसी के पास नहीं जाएगा, अब चलने का समय आ गया है, ठीक है। तो बी का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा, तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहां पे आ गया बी, ठीक है। अब देखिए बी का कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो गया तो कहेगा कि भैया सी, मैंने तुम्हारे पापा बी को चला दिया, अब क्या करना है तुम देखो। तो कहेगा अच्छा मेरे एक और पापा हैं ए, ठीक है, तो ए का चलेगा। तो ए के पास जाइए, पहले वो भी देखेगा कि ए के भी तो पेरेंट हैं क्या, अगर ए के पेरेंट होते तो उधर चला जाता, लेकिन ए के भी पेरेंट नहीं है, ठीक है, तो चलो ए का कंस्ट्रक्टर चला दो। तो उसके बाद ए का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी का कंस्ट्रक्टर चल गया, ए का चल गया, अब सी खुद का चलाएगा, ठीक है, पहले पेरेंट का चलता है फिर चाइल्ड का चलता है, इसीलिए तो हम इतना दूर आ गए, ई से स्टार्ट किए और इतना दूर आ गए। तो देखिए बी ए सी चल दिया, ठीक है।
सी का काम तमाम। अब तुम्हारे पास क्या है देखो, अच्छा डी को कॉल करना है, जाओ डी के पास। तो डी के पास जाइएगा तो डी का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, लेकिन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डी के भी पेरेंट है। तो डी अपने पेरेंट को पहले चलाएगा और डी के पेरेंट है ए है, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन उसके पहले वो देखेगा कहीं ए के भी पेरेंट है क्या, नहीं है। चलो ए का चला दो। अब ए का चल गया। जब ए का चल जाएगा, पहले ए को ये कॉल करके ए का चला दिया, तब खुद डी चलेगा, ठीक है। तो फिर डी का चलेगा। तो अब देखो सी का काम हो गया, डी भी चल गया ना, डी का कंस्ट्रक्टर भी चल गया, खत्म। अब ई का कंस्ट्रक्टर, तो ई का कंस्ट्रक्टर आखिरी में चलेगा, ठीक है। तो कॉल जब मैं कभी कभी बोलता हूं ना कि ई क्लास जो है मतलब सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मतलब वहां जाएगा, देखेगा, ठीक है, और सी के कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहेगा। लेकिन सी का कंस्ट्रक्टर तभी चलता जब सी का कोई पेरेंट नहीं होता। अगर सी का कोई पेरेंट नहीं होता तो सी का कंस्ट्रक्टर सीधे चल जाता। लेकिन चूंकि सी का दो पेरेंट है, कौन कौन, बी और ए, तो सी का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले बी के पास जाएगा। बी का कोई पेरेंट है नहीं, तो चलो अब कंस्ट्रक्टर चलने की बारी आ गई, तो बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो पहले बी का, उसके बाद फिर देखेगा किसका चलना है, ए का, तो ए के पास जाएगा, ए का भी कोई पेरेंट नहीं है तो ए का चलेगा। फिर आखिरी में सी का कंस्ट्रक्टर खुद चल जाएगा। तो इस तरह से जब सारा काम हो जाएगा तो वापिस ई के पास आ जाएगा जिसने इसको बुलाया था, बोलेगा सी का काम हो गया, अब तुम देखो क्या करना है। तो कहेगा मेरे पास एक और है डी, डी के पास जाऊंगा, उसका कंस्ट्रक्टर चलाऊंगा, लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले ए का चलेगा क्योंकि डी के एक पेरेंट है ए, तो ए चलेगा, फिर डी चलेगा, फिर आखिरी में ई चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन ये समझ में आ गया तो काफ़ी आसान हो जाएगा मामला आपके लिए। अब हम लोग डायमंड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। इसमें भी डायमंड प्रॉब्लम था, लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल था। तो हम लोग डायमंड प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है वो देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपने क्लासिक डायमंड प्रॉब्लम में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे कैसे होता है। डायमंड प्रॉब्लम आपको याद है, ठीक है। डायमंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 क्लास होते हैं। क्लास का नाम मैंने दिया है ए बी सी डी, ठीक है। डी जो है अपना चाइल्ड क्लास हो गया, क्यों? क्योंकि इससे कोई इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो ये अपना चाइल्ड क्लास हो गया। बी और सी पेरेंट क्लास, बी और सी पेरेंट हो गए किसके, डी के। और बी और सी के पेरेंट है कौन, ए, तो डी का ए क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट, दादाजी, ठीक है। तो होता क्या है डायमंड प्रॉब्लम में, आपको पता है ना क्या होता है कि चाइल्ड क्लास में डी में ए के दो कॉपी आ जाते हैं, ए के दो कॉपी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार बी के थ्रू आ जाता है और एक बार सी के थ्रू आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि डायमंड प्रॉब्लम में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल के सारे रूल वही होंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो सबसे टॉप में है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे पहले ए का होगा, उसके बाद बी या सी का होगा, बी सी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में डी का होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे D1, तो क्या होगा, डी का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे D1 तो डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के लिए जाएगा, लेकिन देखेगा क्या कि डी जो है 2 क्लास से इनहेरिट कर रहा है, बी और सी से। तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का, और लास्ट में डी का चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी के पास जाएंगे, क्योंकि पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का, फिर डी का। पहले बी का क्यों होगा, क्योंकि पहले बी इनहेरिट हो रहा है, उसके बाद सी इनहेरिट हो रहा है, तो पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर सी का, फिर आखिरी में डी का चलेगा। तो चलिए बी के पास, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके पहले बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्यों? क्योंकि बी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर बी का चलेगा। तो चलिए चलते हैं ए के पास। ए के पास आइए, ए का कोई पेरेंट है नहीं, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो अब जो है लौटने का समय आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ए को अभी बुलाया किसने, बी ने, तो अब बी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। बी को किसने बुलाया था, डी ने,
तो बी के बाद किसका चलना है, बी का तो चल गया, बी के बाद चलना है सी का, तो चलिए सी के पास। सी का कंस्ट्रक्टर चलता, लेकिन सी के भी पेरेंट हैं, तो सी पहले बुलाएगा ए को, उसके बाद खुद चलेगा। ठीक है, तो चलिए ए के पास फिर से सी के थ्रू इस बार चल रहे हैं। ए जो है, ए का कोई पेरेंट नहीं है, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलने लगेगा, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, फिर सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, लौट रहे हैं अब हम लोग। तो बी और सी का चल गया, सी को किसने बुलाया था, डी ने बुलाया था ना, तो बी और सी का चल गया, अब आखिरी में डी का चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कुछ ऐसे होगा, पहले ए का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर डी का। तो देखिए ए का कंस्ट्रक्टर दो बार चला, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा डायमंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि डी के दोनों पेरेंट बी और सी ए को इनहेरिट कर रहे हैं, तो डी के पास ए का एक कॉपी आ जा रहा है बी के मदद से, ठीक है, और एक कॉपी आ जा रहा है सी के मदद से, इसलिए दो बार कंस्ट्रक्टर चल रहे हैं। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर कॉल का सीक्वेंस हो गया। जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा D1, तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा, पहले ए का, फिर बी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर डी का। क्यों, आपको समझ में आ ही गया। जैसे ही आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, डी देखेगा कि उसके पास दो पेरेंट है बी और सी, तो पहले वो बी का कंस्ट्रक्टर चलाएगा, फिर सी का चलाएगा, तब खुद का चलेगा। तो चलिए बी का चलाने के लिए, अब बी के खुद एक पेरेंट है ए, तो पहले ए का चलेगा तब बी का चलेगा। ए का कोई पेरेंट है नहीं, तो ए का तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहले ए का चल जाएगा, फिर लौटिए तो बी का चल जाएगा, बी को बुलाया था डी ने, बी का काम हो गया, तो अब सी का चलेगा, तो सी के पास चलिए, सी के भी पेरेंट है ए, तो ए को बुलाएगा फिर से, ए के कोई पेरेंट है नहीं, तो ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ए का कंस्ट्रक्टर चल गया, फिर सी का चलेगा ए के बाद, तो सी का चल गया, सी को बुलाया था किसने, डी ने, तो सी का काम भी हो गया, तो आखिरी में अब डी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ए बी ए सी डी ऐसे कंस्ट्रक्टर चलेगा। हम चाहते हैं कि ए जो है दो बार ना चले, तो उसके लिए सॉल्यूशन था, क्या था, वर्चुअल इनहेरिटेंस। क्या करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डी का जो पेरेंट है बी और सी, वो नॉर्मल इनहेरिटेंस नहीं करेगा, वो वर्चुअल इनहेरिटेंस करेगा, वो करेगा वर्चुअल इनहेरिटेंस। क्या करेगा, वर्चुअल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस करेगा। ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस करेगा तो होगा क्या बताइए, ए का सिर्फ एक कॉपी आएगा डी में, और वो भी आ जाएगा डायरेक्ट, बी और सी के मदद से नहीं आएगा। ठीक है, ए का एक कॉपी डायरेक्ट आ जाएगा किस में, डी में, समझ गए। तो आइए देखते हैं। तो जब आप डी का ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा, जब आप डी का ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा तो क्या होगा बताता हूं। डी का ऑब्जेक्ट जब आप बनाइएगा तो सबसे पहले इसके ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा, ये याद रखिए, ग्रैंड पेरेंट की प्रायोरिटी सबसे टॉप, तो ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा। ठीक है, अब चलेगा किसका, बी का, उसके बाद सी का, फिर आखिरी में डी का। तो चलिए बी के पास, बी के पास चलिए, बी के पास हम लोग जाते हैं, बी यहां पे है, बी का एक पेरेंट है, बी का एक पेरेंट है, और वो कौन सा है, ए। चूंकि बी ने वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रखा है, तो ए जो है ऑलरेडी चल चुका है डी के लिए, एक ही कॉपी बनना है, तो अब जो है कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बी जो है ए के कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो बी खुद ही चलेगा और लौट जाएगा। फिर आइए सी के पास, तो अब चलेगा सी, तो चलिए सी के पास, सी के पास चलिए, सी ने भी वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रखा है। ठीक है, और चूंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रखा है ए का, तो ए का ऑलरेडी एक कॉपी डी के पास है, तो ये कॉपी डुप्लीकेट होना नहीं है, तो सी जो है ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, सी खुद चल जाएगा। ठीक है, तो सी चलेगा, तो आखिरी में फिर डी चलेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, ए बी सी डी। जब वर्चुअल इनहेरिटेंस होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ए बी सी डी। होना सब कुछ वही है, ये जो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, ठीक है, बी के कारण और सी के कारण वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस करके रखा है, और ऑब्जेक्ट किसका बना है, डी का बना है, ऑब्जेक्ट बना है डी का,
चूंकि ऑब्जेक्ट बना है डी का, ऑब्जेक्ट हमने बनाया है डी का और उनके दोनों पेरेंट ने वर्चुअल इनहेरिटेंस करके रखा है, तो ग्रैंड पेरेंट का कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट डी को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का कॉल हो जाएगा। ठीक है, और बी और सी जो है कॉल नहीं करेगा ए को अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डी का। तो क्यों? क्योंकि ए जो है ऑलरेडी एक कॉपी मिल चुका है। क्यों मिला है? क्योंकि बी और सी ने वर्चुअल इनहेरिटेंस किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा बी का ऑब्जेक्ट बनाइए बी1, ठीक है, तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा? बी1, ठीक है, तो बी1 जब आपने बनाया तो क्या होगा, ये अपने पेरेंट को पहले कॉल करेगा, तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर बी का चलेगा। उसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा सी का, सी1 ऑब्जेक्ट बनाइए, तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा? पहले ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा ए को, तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब आप ग्रैंड चाइल्ड का, समझे, ए के ग्रैंड चाइल्ड को यानी कि इसको डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा डी1, उसमें क्या होगा कि डुप्लीकेट कॉपी ना हो, इसलिए इसके पेरेंट दोनों ए को कॉल नहीं करेंगे। ए का सीधा एक कॉपी सबसे पहले ग्रैंड चाइल्ड को मिल जाएगा। ठीक है, तो बी और सी ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल कब नहीं करेंगे? जब ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा डी का और बी और सी ने वर्चुअल इनहेरिटेंस करके रखा हो। ठीक है, तब बी और सी ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, डी को डायरेक्ट एक कॉपी सबसे पहले मिल जाएगा ए का। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा बी का या सी का, तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे वर्चुअल इनहेरिटेंस ही क्यों ना हो। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा बी का या सी का, तो ए का, ये अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, ये अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल तो करेगा ही करेगा। अगर आप सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। लेकिन जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो बी और सी जो है ना, डी के लिए ए का कॉल नहीं करेगा, ये यही खत्म हो जाएगा, बस इतना में ही काम हो जाएगा। डी को एक डायरेक्ट कॉपी मिल जाएगा ए का सबसे पहले, तो ए बी सी डी कॉल होगा कब? जब वर्चुअल इनहेरिटेंस होकर रखा हो और ऑब्जेक्ट आपने बनाया है डी का। और ए बी ए सी डी कॉल होगा कब? जब आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं डी का डी1 और ये वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं है, ये नॉर्मल इनहेरिटेंस है, तब दो कॉपी मिलेगा, एक बार बी कॉल करके देगा और एक बार सी कॉल करके देगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब हम लोग लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैं भूल गया। देखिए, जब आप वर्चुअल इनहेरिटेंस कर देंगे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ए का एक कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट डी को मिल जाएगा, यानी कि डी डायरेक्ट कॉल कर देगा किसको? ए को। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए का कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ से डी जो है कॉल करेगा डायरेक्ट, तब जब वर्चुअल हो जाएगा तब तो क्या होगा, एक इनिशियलाइजर लिस्ट आपको डालना पड़ेगा, 35 डाल के। ठीक है, जब वर्चुअल इनहेरिटेंस हो जाएगा ना, तो क्या होगा, डी को एक डायरेक्ट कॉपी मिलेगा ए से। ठीक है, ए से डायरेक्ट कॉपी मिलेगा डी को, तो आपको एक इनिशियलाइजर लिस्ट डालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ए का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जब वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं है तब ये इनिशियलाइजर लिस्ट डालने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तब डी जो है ए को डायरेक्ट कॉल करेगा नहीं, इसके लिए बी और सी ये दोनों ए को कॉल करके देगा। तो ये बी और सी का काम है, जिम्मेदारी है कि इसके लिए इनिशियलाइजर लिस्ट लिखे ए के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी में भी और सी में भी इनिशियलाइजर लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, है ना। तो क्या वर्चुअल लगाने के बाद है ना, वर्चुअल लगाने के बाद बी और सी से इनिशियलाइजर लिस्ट हटा देंगे, सिर्फ डी में लगा देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट अलग से बनाइएगा बी का या ऑब्जेक्ट अलग से बनाइएगा सी का, C1, तो भी तो यहाँ पे कुछ पास करना ही पड़ेगा ना, ए को तो पास करना ही पड़ेगा ना।
जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा बी का B1 तो क्या होगा, बी जो है कॉल करेगा ए को, तो इसको तो कुछ चाहिए ना, तो यहाँ तो चाहिए ही, यहाँ तो हमेशा चाहिए। बी में और सी में ए के लिए इनिशियलाइजर लिस्ट हमेशा चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। डी में नहीं चाहिए कब, जब ये वर्चुअल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा हो, तब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तब डी जो है ए को डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है, वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है तो डी डायरेक्ट कॉल करेगा, तो फिर यहां पे चाहिए, ठीक है। वर्चुअल नहीं है तो क्या होगा, यहां नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर डी ए को डायरेक्ट कॉल करेगा नहीं, ए को कॉल करेगा सी और बी, और सी और बी में तो ऑलरेडी इनिशियलाइजर लिस्ट है ही ए के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, मैं एक ही चीज़ 5-6 बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। तो अभी हम लोग लैपटॉप पे चल के काम करते हैं। तो आइए आज हमने बोर्ड पे जो कुछ भी पढ़ा उसी का कोड करके देखते हैं। कुल मिला के 5 प्रोग्राम है। कुल मिला के कितने प्रोग्राम है? 5 प्रोग्राम। एक एक करके पांचों प्रोग्राम को देखेंगे। तो बोर्ड पे हमने क्या पढ़ा? बोर्ड पे आज हमने पढ़ा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रोग्राम देखते हैं। पहले प्रोग्राम में कुल मिला के 7 क्लासेस हैं। पहला क्लास है क्लास ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है पी, छठा है क्यू, सातवां है ई। टोटल 7 क्लासेस हैं, ठीक है। अब जो क्लास ई है सबसे आखिरी में, वो देखिए क्या कर रहा है। वो क्लास डी को, सी को, पी को और क्यू को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ई जो है, क्लास ई जो है ना, वो इनहेरिट कर रहा है किसको किसको? डी को, सी को, पी को और क्यू को, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप कि ये जो आखिरी क्लास है क्लास ई, ये इनहेरिट कर रहा है क्लास डी को, सी को, पी को और क्यू को। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि जब आप क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि जब आप क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे कैसे होगा। अब देखिए, हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हल करना मतलब हुआ सॉल्यूशन निकालना। तो आइए सॉल्यूशन निकालते हैं कि जब हम लोग क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ई जो है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है मतलब इसके 4 पेरेंट हैं, डी, सी, पी और क्यू। तो आपको याद होगा कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट। कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट। तो उस ज्ञान के हिसाब से सबसे पहले कॉल होगा डी का, फिर सी का, फिर पी का, फिर क्यू का, ठीक है। तो जब आप ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले कॉल होगा डी का, सी का, फिर पी का, फिर क्यू का। क्या ऐसा होगा? ऐसा होता अगर ये सारा जो इनहेरिटेंस है ना, डी का, सी का, पी का, क्यू का, एक जैसा होता। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा पुल्टा चीज है। क्या है? सी और क्यू का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है। सी और क्यू का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ये कॉल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जिसका वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। तो सबसे पहले सी का होगा, फिर क्यू का होगा, उसके बाद जो है डी और पी का होगा, उसके बाद डी और पी का होगा। तो आप समझ गए ना। सबसे पहले होगा किसका? सी का। सबसे पहले हो जाएगा सी का, फिर क्यू का, फिर डी का, फिर पी का। देखिए, जिसका वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है उसका कॉल पहले हो जाएगा। तो सी का और क्यू का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है तो सी और क्यू पहले कॉल हो जाएगा। अच्छा, सी और क्यू दोनों का वर्चुअल इनहेरिटेंस हो रहा है तो पहले क्यू का होगा या पहले सी का? तो लेफ्ट टू राइट में पहले कौन है? पहले सी है, तो पहले सी का होगा, फिर क्यू का होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वाला रूल भी लगेगा, लेकिन जो वर्चुअल है वो एक साथ आ जाएंगे। वर्चुअल वाले पहले कॉल हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में। उसके बाद बचे वाले, बच गए कौन? डी और पी। तो डी और पी में पहले किसका होगा? डी का। वही लेफ्ट टू राइट जाइए, उसके बाद पी का। तो जब आप ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो पहले कॉल हो जाएगा सी का, फिर क्यू का, फिर डी का, फिर पी का। लेकिन लेकिन
एक ट्विस्ट अभी और है। क्या है? चलिए देखते हैं। जब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा, जब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा तो क्या होगा, ये देखते हैं। जब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा तो सी क्या बोलेगा कि मेरे भी दो दो पिताजी हैं, तो मैं तो चलूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे पिताजी लोग चलेंगे। तो सी के चलने से पहले चलेगा बी। ठीक है, सी के चलने से पहले चलेगा बी, उसके बाद चलेगा ए, फिर आखिरी में सी चलेगा। समझ रहे हैं ये चीज? सी के भी दो दो पिताजी हैं, सी के भी दो दो पिताजी हैं, बी और ए। तो सी के चलने से पहले चलेगा बी, फिर ए, फिर सी। लेकिन अभी आगे और देखिए, क्या बी के भी पिताजी हैं? अगर बी के पिताजी हैं तो बी के पिताजी पहले चलेंगे, तब बी चलेगा। समझ आए इस चीज को? तो चलिए देखते हैं। बी के कोई पिताजी नहीं है तो बी चल देगा, ए के भी कोई पिताजी नहीं तो ए भी चल देगा। ठीक है, तो रूल क्या है? रूल आसान है। पहला रूल तो ये याद रखना है आपको कि लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेगा। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। जैसे यहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। इसमें भी दूसरा रूल क्या है कि जो वर्चुअल है उसका पहले चलेगा। तो कौन कौन चलेगा? पहले सी, फिर क्यू, फिर डी, फिर पी। अब ये तीसरा रूल जो सबसे बड़ा रूल है, आपको याद रखना होगा कि सी तो चलेगा, लेकिन अगर उसके कोई पिताजी हैं तो उसके पिताजी पहले चलेंगे, आखिरी में सी चलेगा। क्यू तो चलेगा, लेकिन क्यू के अगर कोई पिताजी हैं तो पहले वो चलेंगे, क्यू आखिरी में चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सब के पिताजी हैं क्या। इतना तो तय है कि पहले सी चलेगा, फिर क्यू, फिर डी, फिर पी। लेकिन सी के पहले उसके पिताजी चलेंगे, अगर सी के पिताजी हैं तो चलिए देखते हैं। सी के पिताजी हैं, बी हैं, ए हैं, तो वही लेफ्ट टू राइट। तो पहले बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर आखिरी में सी चलेगा। अच्छा, क्या बी चल जाएगा आसानी से? अगर बी के पिताजी हुए तो बी के पिताजी पहले चलेंगे ना, लेकिन बी के पिताजी है नहीं तो बी चल देगा, ए के पिताजी है नहीं तो ए चल देगा। तो यहाँ क्या होगा, जब सी चलने आएगा तो सी कहेगा मेरे पिताजी हैं बी और ए, पहले उनको चलने दो, आखिरी में मैं चलूंगा। तो बी चलेगा, ए चलेगा, फिर सी चलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। जो सी पहले चलना था वो अब कुछ ऐसे चलेगा, पहले उसके दोनों पिताजी चल जाएंगे, उसके बाद सी चलेगा। अब आइए क्यू का मामला निपटाते हैं। क्यू के कोई पिताजी है नहीं तो कहेगा मैं भैया चलूंगा, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अब आइए डी का मामला निपटाते हैं। डी के कोई पिताजी हैं क्या? हाँ, डी के पिताजी हैं ए। तो डी चलने से पहले ए चलेगा, फिर डी चलेगा। डी चलने से पहले ए चलेगा, फिर डी चलेगा। अब ए के कोई पिताजी हैं क्या? नहीं, तो ए आसानी से चलेगा। तो डी के पहले ए चलेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो डी के पहले चलेगा ए, उसके बाद चलेगा डी। अब आइए पी के पास। पी के कोई पिताजी हैं क्या? नहीं है तो पी चलेगा। तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टर चलेगा, बी ए सी क्यू ए डी पी, बी ए सी क्यू ए डी पी। हाँ, और आखिरी में ई चलेगा ना भाई। देखिए सबसे बड़ा गड़बड़ क्या की हम लोग, आखिरी में ई तो चलेगा ही ना, सबसे आखिरी में ई चलेगा, राइट। जिसका ऑब्जेक्ट बनाए वो तो चलेगा ही ना। सबसे आखिरी में कौन चलेगा? जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाए, तो वो तो चलेगा ही। तो चलेगा बी ए सी क्यू ए डी पी ई। आप समझ गए ना? आप समझ गए आखिरी में ई क्यों लगाया हमने? इतना तो आप समझ गए थे, ये आखिरी में हमने ई क्यों लगा दिया? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ई का बनाया है, तो ई का भी तो कंस्ट्रक्टर चलेगा सबसे आखिरी में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कीजिएगा तो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसे चलेगा, बी ए सी क्यू ए डी पी ई। अच्छा, ये दो दो बार चल रहा है, क्यों? ए एक बार चल रहा है डी भैया के कारण, और ए एक बार चल रहा है सी भैया के कारण। भैया नहीं, पापा। समझे? ई के जो पापा है डी और सी, तो एक बार ए चल रहा है पापा डी के कारण, और एक बार ए चल रहा है पापा सी के कारण। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसे चलेगा, बी ए सी क्यू ए डी पी ई। तो इसको रन कराइए। देखिए जैसे जैसे लिखा है ना, बी ए सी क्यू ए डी पी ई, बी ए सी क्यू ए डी पी ई। ये प्रोग्राम मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। आइए अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम में क्या है, ध्यान से। दूसरा प्रोग्राम में क्या है, एक क्लास है ए, दूसरा क्लास है बी, तीसरा क्लास है सी, चौथा क्लास है डी। बस आसान है ये तो, है ना। तो इसमें जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइए तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा, आइए सोचते हैं।
डी का जब बनाएंगे तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा। डी का जब बनाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे चलेगा। सबसे पहले चलेगा बी का, वही लेफ्ट टू राइट, तो पहले चलेगा बी का, फिर चलेगा सी का, और फिर आखिरी में चलेगा डी का। और यहां कोई वर्चुअल है नहीं, तो वही पहले बी फिर सी फिर आखिरी में डी, बस। तो जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो पहले बी का, फिर सी का, फिर डी का। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा, क्या बी और सी के पिताजी हैं? तो चलिए देखते हैं। बी के पिताजी हैं ए, तो बी चलने से पहले, बी चलने से पहले, बी चलने से पहले ए चलेगा। बी चलने से पहले कौन चलेगा? ए, फिर बी चलेगा। तो बी चलने से पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा सीक्वेंस है ना बी सी डी, तो बी चलने से पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए सी को निपटाते हैं। सी को निपटाते हैं तो सी चलने से पहले भी ए चलेगा, क्योंकि सी के भी एक पिताजी हैं ए, ठीक है। सी के भी एक पिताजी हैं ए, तो सी चलने से पहले ए चलेगा फिर सी चलेगा, ठीक है। तो सी चलने से पहले ए चलेगा फिर सी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सी चलने से पहले ए चलेगा फिर सी चलेगा, फिर आखिरी में डी चलेगा। अच्छा, ए के चलने से पहले कोई चलेगा क्या? देखते हैं। ए के कोई पिताजी ने, तो बस यही चलेगा, ए बी ए सी डी। तो ए फिर से दो दो बार चलेगा, देखिए ए बी ए सी डी। ए दो दो बार क्यों चला मित्रों? ए दो दो बार क्यों चला दोस्तों? ए दो दो बार क्यों चला? ए एक बार चला बी के कारण, ए एक बार चला सी के कारण, क्योंकि बी और सी दोनों ए को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही चलेगा। अब आइए अगला प्रोग्राम। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो ए दो दो बार चल रहा है, अब ये दो बार नहीं चलाएंगे। वो कैसे होगा? वो तब होगा, वो तब होगा जब डी के ये दोनों पापा बी और सी ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस करेंगे, ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस करेंगे। तो वही है अगला प्रोग्राम। तो अगला प्रोग्राम देखिए फिर वही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और डी ने फिर से बी और सी को इनहेरिट किया है। तो जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे चलेगा? जब डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे चलेगा बताइए। पहले चलेगा बी का, फिर सी का, फिर आखिरी में डी का, चलेगा ना। अब लेकिन आपको बी और सी को देखना पड़ेगा कि बी और सी के पापा हैं क्या। अगर बी और सी के पापा हैं तो उसके पापा पहले चलेंगे। बी के पापा हैं ए और सी के भी पापा हैं ए, तो बी के चलने से पहले चलेगा ए, और सी के भी चलने से पहले चलेगा ए, सी के भी चलने से पहले चलेगा ए। अरे ये तो वही हो गया पिछले वाला ही, ये तो फिर से पिछले वाला ही हो गया ना, ए बी ए सी डी, ए बी ए सी डी। जी हाँ, पिछले वाला ये, पर इस बार एक ट्विस्ट है। इस बार ये दो दो बार नहीं चलेगा। ए जो है दो दो बार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि बी और सी ने ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है। बी और सी ने ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है। पिछले प्रोग्राम में बी और सी ने ए का नॉर्मल इनहेरिटेंस किया था। इस बार बी और सी ने ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है। तो जब आप डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना, तो बी और सी कहेगा कि मेरे पापा को मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे पापा को मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो इस बार तुम ही को चलाना होगा। तो डी बोलेगा ठीक है, सबसे पहले तुम लोग के पापा जी ही चलेंगे, एक ही बार चलेंगे लेकिन तुम्हारे पापा जी ही चलेंगे। फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर डी चलेगा। तो इस बार ऐसे चलेगा, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और चूंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहा है बी और सी ए का, तो ए का जो कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। किसको? क्लास डी को। यहां देखिए लाइन नंबर 48 में मैंने कंस्ट्रक्टर ए को इनिशियलाइज किया है। जबकि पिछला प्रोग्राम आप देखिएगा तो हमने क्लास डी में कंस्ट्रक्टर ए को इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। जबकि यहां क्लास डी में आपको कंस्ट्रक्टर ए को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार ए जो है ना बी के कारण चलेगा ना सी के कारण, वो डायरेक्ट डी के लिए चलेगा। तो डी क्लास को ए को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कीजिएगा तो ऐसे चलेगा ए बी सी डी। चलिए रन करते हैं। देखिए पहले ए चला, फिर बी चला, फिर सी चला, फिर डी चला, ठीक है। अब आइए एक अगला प्रोग्राम, आइए ये प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम भी मिला जुला के पिछले जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लास है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं इसमें टोटल कितना क्लास है। पहला क्लास है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, फिर चौथा है जेड, पांचवा है पी, छठा है क्यू और सातवां है डी। देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको समझा देता हूं। क्लास डी जो है वो बी और सी को इनहेरिट कर रहा है। क्लास डी जो है वो बी और सी को इनहेरिट कर रहा है, साथ ही साथ ये पी और क्यू को भी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये पी और क्यू को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? पहले चलेगा लेफ्ट टू राइट, चलिए, बी का, फिर सी का, फिर पी का, फिर क्यू का, बी का, सी का, पी का, क्यू का और आखिरी में डी का। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा क्लास डी का, जब आप क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा जब आप क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे कॉल होगा? पहले बी का, फिर सी का, फिर पी का, फिर क्यू का और आखिरी में डी का, ऐसे कॉल होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको आगे का रूल भी तो देखना है कि क्या बी के कोई पापा हैं, सी के पापा हैं, पी के पापा हैं, क्यू के पापा हैं। तो पहले पापा लोग चलेंगे। इतना तो तय है कि पहले बी चलेगा, उसके बाद सी, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू और आखिरी में डी। लेकिन बी के चलने से पहले कोई चलेगा क्या? सी के चलने से पहले कोई चलेगा क्या? पी के चलने से पहले कोई चलेगा क्या? क्यू के चलने से पहले कोई चलेगा क्या? यही हम लोग को देखना है। तो चलिए बी के पास चलते हैं, देखेंगे बी के पहले कोई चलेगा क्या। अच्छा, बी इनहेरिटेंस कर रहा है किसका? क्लास ए का। तो बी के पहले ए चलेगा, ये तो तय हो गया कि बी के पहले क्या चलेगा? ए चलेगा। ठीक है, अच्छा, ए भी किसी को इनहेरिट कर रहा है क्या? देखते हैं, नहीं इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ए चलेगा सिर्फ। अब आइए सी को निपटाते हैं। सी के पहले कोई चलेगा क्या? सी भी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो सी के पहले चलेगा ए। अच्छा, ए दो दो बार चलेगा क्या? देखते हैं बी और सी ने ए को कैसे इनहेरिट किया है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो बी और सी दोनों ने ए को वर्चुअली इनहेरिट किया है, तो ए दो दो बार नहीं चलेगा। तो ए जो है दो दो बार नहीं चलेगा, वह सिर्फ एक बार चलेगा और वो डायरेक्ट चल जाएगा डी के कारण। ठीक है, इस बार सीधा डी ए को बुला लेगा। अब आइए पी के पास, देखते हैं पी का कोई पापा है क्या। पी का भी पापा है जेड, तो पी से पहले चलेगा जेड। अब आइए क्यू के पास, क्यू का कोई पापा है क्या? जेड, तो क्यू से पहले चलेगा जेड। अच्छा, हम लोग जेड का देखे नहीं यहाँ पे कि जेड के कोई पापा है क्या। दरअसल जेड के कोई पापा है नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं देखे, मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो अच्छा आप देखिए क्या हुआ, पी के पहले भी जेड चलेगा और क्यू के पहले भी जेड चलेगा, तो जेड दो दो बार चलेगा क्या? देखिए, तो देखते हैं पी और क्यू ने जेड का कैसा इनहेरिटेंस किया है। पी और क्यू ने जेड का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो जेड दो दो बार नहीं चलेगा। जेड दो दो बार नहीं चलेगा, जेड एक बार चलेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, जेड कहाँ आएगा? यहां पे आएगा या यहां पे आएगा? इसको याद रखिए, जेड आएगा यहां पे, क्योंकि जेड जो है वो चलेगा डी के कारण। क्यों चलेगा डी के कारण? क्योंकि पी और क्यू ने जेड का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो पी और क्यू जेड को नहीं चलाएगा। कंपाइलर देखेगा कि डी जो है पी और क्यू को इनहेरिट कर रहा है और पी और क्यू जेड को वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है, तो पहले जेड को चला दो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ऐसे चलेगा, पहले ए, फिर जेड, फिर बी, फिर सी, फिर पी, फिर क्यू और आखिरी में डी। मुझे पता है आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि जेड को यहां नहीं चलना चाहिए, जेड को तो यहां चलना चाहिए। जेड को कहां चलना चाहिए? यहां चलना चाहिए। लेकिन नहीं, जेड चलता है यहाँ पे, और क्यों चलता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पे डी क्लास जो है ना, वो बी, सी, पी और क्यू को इनहेरिट कर रहा है। तो बी चलेगा, सी चलेगा, पी चलेगा, क्यू चलेगा और आखिरी में डी चलेगा। उसके पहले बी और सी के पापा चलेंगे यानी कि ए, पी और क्यू के पापा चलेंगे यानी कि जेड, और ये दोनों सबसे शुरू में चल देंगे। इन लोगों के पापा सबसे शुरू में चल देंगे। क्यों? क्योंकि बी और सी ने ए का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है और पी और क्यू ने जेड का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है। तो ए जो है वो बी और सी के कारण नहीं चलेगा, उसी तरह से जेड जो है
वो P और Q के कारण नहीं चलेगा। चूंकि B और C ने A का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है और P और Q ने Z का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो A और Z सीधा D के कारण चलेगा। कंपाइलर क्या देखेगा कि क्लास D ने B और C का इनहेरिटेंस किया है और B और C ने A का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो सबसे पहले A को चलाओ। उसी तरह से कंपाइलर देखेगा कि क्लास D ने P और Q का इनहेरिटेंस किया है और P और Q ने Z का वर्चुअल इनहेरिटेंस किया है, तो पहले Z को चला लो, उसके बाद इन लोगों को चलाना है। ठीक है, समझ गए ना? और फिर आखिरी में D चलेगा। तो यही है, बस इतना ही था। आखिरी का जो एग्जाम्पल है ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए। एक क्लास से A, दूसरा क्लास से B, तीसरा क्लास से C जो कि B और A को इनहेरिट कर रहा है, फिर चौथा क्लास से D जो कि A को इनहेरिट कर रहा है, फिर पांचवा क्लास से E जो कि D और C को इनहेरिट कर रहा है। इसमें जब E का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे कैसे कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, मैं रन करा के आपको दिखा रहा हूं और कोड में आपको दूंगा कमेंट में। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कैसे आउटपुट ऐसे क्यों आया। जब आप ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो सबसे पहले ए कॉल होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। एक चीज याद रखिए कि जिसका ऑब्जेक्ट बनता है वो बेचारा सबसे आखिरी में कॉल होता है। ठीक है, तो ये कोड मैं आपको कमेंट में दे देता हूं, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आउटपुट ऐसा क्यों आया। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।